हेलो दोस्तों, बोलो भाई कैसे हो आप सभी। तो जैसे कि हम लोग कल एक वीडियो अपलोड किए थे और वीडियो में आपको हमने कहा था कि जिस भी बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्लास चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो कुछ बच्चे कमेंट किए हैं, है ना। ज़्यादा तो बच्चे कमेंट नहीं किए हैं। भाई तुम लोग लॉकडाउन में सो गए हो क्या? अरे भाई कमेंट करो तभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे, मोटिवेशन मिलेगी मुझे। देखो कौन कौन किया है। रोनिक परवीन, हेल्पफुल ऑल स्टूडेंट्स, मोनू मंडल, है ना, सोनू मंडल, अविनाश भगत, है ना, सोनू मंडल, अनीश कुमार, गौरी यादव, अनुभव आनंद, अंकुश राज, गुंजन कुमारी, अफजल अंसारी, अंकुश राज, अनुप्रिया बीजीपी, अंकुश राज, नवीन कुमार, बहुत खूब, है ना, नीतू कुमारी, रानी महक्कम, गौरी यादव, मनीष कुमार, राजकुमार, है ना, इतने स्टूडेंट्स, अनुपलाल, धर्मेंद्र राज, नकुल कुमार सिंह, गुंजन, अनीश, अनुपलाल, इतने बच्चे ने कमेंट्स किया है कि हाँ सर मुझे ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो भाई और सब बच्चे कहाँ चले गए हो? सारे बच्चे आ जाओ भाई, पढ़ाई करना है सभी को, है ना। पढ़ाई करो सभी मिलके। तो चलो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल कैनेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखना है ना, कि द्वितीय कोटि, चलो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाओ। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया की इकाई है ना। विशिष्ट मतलब यहाँ पे हमको के पूछा है, के का इकाई पूछा है, किसके लिए? द्वितीय कोटि अभिक्रिया, है ना। तो भाई आपको हम समझाए थे कि R इक्वल टू के ए पर पावर क्या 2, है ना। तो यहाँ पे के बराबर बताए थे कि R बटे ए पर पावर क्या 2। याद आ रहा है कुछ आपको? R क्या है? रेट, है ना। रेट का क्या है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बताए थे आपको। R का यूनिट, ए का यूनिट, ए क्या है? सांद्रण है। सांद्रण का क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। कितने बार है? 2 टाइम है। मोल लीटर इनवर्स। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या भाई बता दो? बच गया मोल, है ना, लीटर, मोल इनवर्स लीटर पर पावर 1 और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। ये आ गया वैल्यू। यानी कि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए यूनिट क्या होता है, जो कि हम लोगों का डी नंबर में है ना, कि लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर हो गए हो? चलो अब देखो कि क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन। भाई जब हम आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया समझाए थे ना, तो वहां पे हमने एग्जांपल लिया था क्या, कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, है ना। तो वो दोनों का जो हम लोग जल अपघटन करते हैं वो द्वितीय कोटि में करते हैं। कहां पे करते हैं? द्वितीय कोटि में हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। क्लियर हो गए? 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि अभिक्रिया हमको दिया है ना। अभिक्रिया दिया हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाता है? 2 यूनिट वाटर बनाया। क्या बनाया? 2 यूनिट वाटर बना के यहाँ पे हमको दिया है R बराबर। ध्यान से देखोगे कि R बराबर क्या दिया है? K H2O2। भाई इसके माथे पे कितने पावर है बता दो? कितने पावर है इसके माथे पे? कितने पावर है? 1 पावर है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कोटि अभिक्रिया होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या होगा? प्रथम कोटि अभिक्रिया। समझ में आ गया? ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया। चलो भाई चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चलो लिखो और डाउन करो आप लोग क्वेश्चन को। देखेंगे 3 क्वेश्चन हो चुका है, चौथे नंबर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
और अच्छे तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, उसको समझने के बाद ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से, कि प्रारंभिक सांद्रता, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। प्रारंभिक सांद्रता A मोल DM इनवर्स वाला 1 विलियन प्रथम कोटि की बल गतिकी का, है ना, बल गतिकी का अनुसरण करता है। ये जो वैल्यू है, ये प्रथम कोटि का जो बलगति को क्या करता है, अनुसरण करता है। तो अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखोगे कि हम लोग कल क्या पढ़े थे कि K इक्वल टू 2.303 बाय क्या पढ़े थे, T, और यहाँ पे पढ़े थे log A बटे A माइनस x पढ़े थे ना। ये प्रथम कोटि के लिए पढ़े थे। किसके लिए पढ़े थे, प्रथम कोटि के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों इसीलिए क्या पूछा है, समय पूछा है ना, तो t बराबर क्या होगा कि 2.303 और y क्या हो जाएगा, k log A बटे A माइनस x। इसका मतलब है हम लोगों का जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। क्लियर हो तो चलो लाइक बटन दबा दो फिर से आप लोग, है ना, थोड़ा आतंक मचा दो भाई कि आ गया है केमिस्ट्री की क्लास। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं कि अभिक्रिया 2A प्लस B 3C प्लस D, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट से कोई ना कोई प्रोडक्ट बना है, के लिए निम्न में से कौन सा अभिक्रिया वेग को व्यक्त करता है, मतलब R को, किसको, R को। भाई यहाँ पे हम चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ये लिख लिए हो, चलो हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से समझना भाई, आप लोगों को ध्यान से समझना है। क्या दिया है, अभिक्रिया दिया है कि 2A प्लस B, इससे क्या प्रोडक्ट बना है कि 3C, है ना, और प्लस क्या बना है, D। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर R बराबर हमको पूछे तो ये तो रिएक्टेंट है, याद आ रहा है कुछ कि भाई जो कोफिशिएंट रहता था उसको भाग देते थे हम, देते थे, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1/2, है ना, डेल का मतलब D, और यहाँ पे क्या हो गया A, और बाय क्या हो गया dt, याद आ रहा है भाई। फिर इक्वल टू, फिर माइनस, है ना, माइनस हो गया, क्या हो गया डेल, यहाँ पे हो गया B, और बटे यहाँ पे क्या हो गया डेल t। याद आ रहा है कुछ, रेट ऑफ रिएक्शन जो पढ़ाए थे, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट को भी इसी तरह लिखते हैं हम लोग, सिर्फ यहाँ पे माइनस के जगह में क्या लिखते हैं, प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट डिकम्पोज करता है, डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट क्या करता है, इंक्रीज करता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो गया कि प्लस क्या हो गया 1/3, है ना भाई, कोफिशिएंट भाग देते हैं तभी बराबर हो जाता है, तो हो गया D, यहाँ पे हो गया C, और यहाँ पे क्या हो गया dt, इक्वल टू यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो गया डेल, है ना, D बटे dt। पहले इसको हम देखते हैं कि अगर इसमें से अगर कोई ऑप्शन होगा तो हम उसी को करेंगे, ठीक है। चलो देखो भाई, चलो देखो ऑप्शन 1 कहता है कि माइनस, है ना, व्यक्त नहीं करता है, ध्यान से देखना, इतना तो व्यक्त करता है मेरे भाइयों, इतना तो व्यक्त करेगा। अब इसमें से जो मैच नहीं करेगा आंसर तो वही होगा ना। चलो ऑप्शन 1 है कि -D, भाई यहाँ पे 1 है तो 1/2 सांद्रण A बटे dt, ये तो व्यक्त कर रहा है, ये तो कर रहा है। चलो उसके बाद A वाला ये रिएक्टेंट था, माइनस होगा D। अब देखो नंबर बी सी की बात हो रही है, तो ये प्रोडक्ट है तो इसमें पॉजिटिव होगा और कोफिशिएंट भाग देगा, तो 1 बाय क्या हो गया 3, यहाँ पे D, यहाँ पे क्या है C, और dt, ये भी होगा ना भाई। देखो यहाँ पे 1/3D, है ना, यानी कि D का मतलब डेल चेंज कंसंट्रेशन बटे dt, ये भी होगा। उसके बाद देखो B4 पे आ जाओ, B पे चले आओ भाई, यहाँ पे क्या होगा माइनस डेल, है ना, कंसंट्रेशन B बटे dt, ये भी तो हो रहा है, मतलब ये तीनों हो रहा है, तो कौन नहीं होगा ये, क्यों भाई, क्यों नहीं होगा, देख लो, ये क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है माइनस, इसलिए इसका आंसर क्या होगा डी। क्लियर हो आप लोग, क्लियर हो।
चलो भाई कहीं नहीं मिलने वाला है आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, चलो ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप लोग लिखोगे, एकदम लिखोगे कि अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस जब 3 यूनिट हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करती है तो 2 यूनिट अमोनिया बनता है। तो कहता है कि ये अभिक्रिया पर विचार कीजिए। चलो विचार करेंगे भाई। विचार करने के बाद कहता है कि डेल NH3/dt एवं माइनस डी, क्योंकि ये रिएक्टेंट H2/dt के बीच, यानी इसके और इसके बीच संबंध को बताना है। चलो हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे। चलो ध्यान से देखना, अभिक्रिया क्या है भाई कि N2 + 3 यूनिट क्या है H2, इससे क्या प्रोडक्ट बना है 2 यूनिट क्या बना है अमोनिया बना है। अगर हम आपको R बराबर पूछे तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि माइनस क्या हो जाएगा डेल क्या हो जाएगा N2/डेल टी, फिर यहाँ पे इक्वल टू, फिर क्या कहोगे कि -1/3 कहोगे, -1/3 यहाँ पे डेल H2/डेल टी। क्लियर हो रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या आता है प्लस, क्या हो जाएगा 1/2 है ना भाई, जो कोएफिशिएंट रहता है उससे भाग देते हैं तभी उसका दर बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो गया डी अमोनिया, कंसंट्रेशन अमोनिया और बटे dt। अब देखो मेरे प्यारे भाइयों कि हमको कहां किसके बीच संबंध को खोजना है, अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच। चलो अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच हम लोगों को संबंध को खोजना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि ध्यान से देखना कि 1/2 d NH3/डेल टी बराबर क्या कर सकते हो कि -1/3 d और क्या हो गया H2/dt। भाई ऐसा कर सकते हो, क्यों ऐसा कर सकते हो, क्योंकि सब तो आपस में बराबर है ना। हम क्या शुरू में पढ़ाए थे कि रिएक्टेंट के खर्च होने की दर तथा प्रोडक्ट के बनने की दर क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो अब यहाँ पे इसीलिए हम ये कर सकते हैं कि D NH3/डेल टी, ये कोएफिशिएंट यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2/3 d, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। भाई ऐसा कहीं संबंध आपको देखने को मिल रहा है तो आप गौर करो इस पे, ऑप्शन नंबर डी पे, है ना, ऑप्शन नंबर डी पे। तो यही संबंध था हम लोगों का। भाई किसी को परेशानी है क्या, समझने में किसी को परेशानी है तो बोलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो कि ऑब्जेक्टिव का भी क्लास लगता है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, है ना। पूरे कोर्स कंप्लीट करेंगे YouTube पर। चलिए भाई यहाँ से देखोगे हम लोग कि 6 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है, अच्छे तरीके से समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया N2O5 2 यूनिट NO2 4 यूनिट बनाया और क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया के लिए अभिक्रिया वेग है ना, अभिक्रिया वेग है, मतलब R बराबर हमको पहचानने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम लोग पहले निकालते हैं, तभी हमको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अब यहाँ पे वेग यानी R निकालते हैं, क्या निकालते हैं, R बराबर अभिक्रिया तो वही है, ये तो कोएफिशिएंट मेरे है ना, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, बटे में चल जाता है, तो -1/2। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि भाई मेरे ये क्या है, ये रिएक्टेंट है ना, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है ना, तो यहाँ पे हो गया D और क्या हो गया N2O5/dt। आ रहा है समझ में, है ना, बराबर, उसके बाद क्या हो गया कि +1/4, क्यों होगा प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, कोएफिशिएंट में भाग दे दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया DNO2 और बटा क्या हो गया dt। तीसरा क्या प्रोडक्ट बना है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बना है कि
कि डी यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, 1/1 तो लिखते नहीं है, डी यहाँ पे हो गया O2 और बटे यहाँ पे क्या हो गया dt। तो ध्यान से देखोगे भाई कि 1/2 भाई जब ये चेंज होता है तो ये माइनस में होता, ये तो होगा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस होना जरूरी था। नंबर 2 देखो ये कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट ही रहने दिया और यहाँ पे माइनस का प्रयोग नहीं किया तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि NO2 को देखते हैं। ये प्रोडक्ट है, जब यहाँ पे प्रोडक्ट टूटेगा तो क्या होगा, प्लस में टूटेगा। क्या टूटेगा, प्लस में टूटेगा, 1/4 DNO2 बटे dt। इसका मतलब है ऑप्शन सी क्या है, सही है। समझ में आया? ये आप लोगों को क्लास नंबर फर्स्ट या सेकंड में ही हम बता चुके हैं कि आर हम किसी अभिक्रिया का कैसे निकालते हैं। क्लियर है? अब देखो भाई यहाँ पे समझना है आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को समझना है कि किसी अभिक्रिया के लिए कोई अभिक्रिया दिया है, दर स्थिरांक की इकाई मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है। ये हमको दिया है, ये हमको भाई दिया है ना, ये हमको यहाँ पे दिया है, ये मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हमको दिया है और हमको कहता है कि अभिक्रिया की कोटि कौन सा होगा, शून्य होगा कि फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा कि थर्ड होगा। ये क्या है, डी ऑप्शन है। तो चलो भाई एक एक करके हम चेक करते हैं कि हम शून्य में पढ़े हैं कि r बराबर k और a पर पावर क्या पढ़े हैं, 0 पढ़े हो और आप जानते हो कि भाई क्या हो गया कि a पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस जगह सॉल्व करते हैं, है ना। नंबर 2 को सॉल्व, 8 नंबर को सॉल्व करते हैं कि r बराबर आप क्या पढ़े हैं कि k, a पर पावर क्या पढ़े हो, 0। तो a पर पावर 0 का मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब r बराबर क्या होगा, k इंटू 1, है ना। तो r बराबर क्या हो गया, k, इसीलिए k क्या है, यही तो पूछ रहा है भाई, दर स्थिरांक। तो k बराबर क्या हो गया, r क्या है, तो सर मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया का ही यूनिट है, हमने चेक किया है ना, 1 का नहीं है। तो यहाँ पे किसका आया आंसर हमको, शून्य कोटि अभिक्रिया का ये क्या है, यूनिट है। क्लियर हो गए, क्लियर है भाई। चलो अब देखो बड़ा अच्छा सवाल है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखना, समझना है कि अभिक्रिया, कोई सवाल बड़ा नहीं होता है, बस हम लोगों को समझ में और फिर है कुछ नहीं भाई। जितना आप मेहनत करोगे ना उतना आगे जाओगे, ये मेरा मानना है। कि अभिक्रिया A और B के बीच, देखो एक अभिक्रिया यहाँ पे लेते हैं, समझाते हैं यहाँ पे कि अभिक्रिया A और B के बीच, अभिक्रिया A और B के बीच अभिक्रिया करके C, एक C कोई ना कोई प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। C बनाने वाली अभिक्रिया A के सापेक्ष, A के सापेक्ष, ये जो A है इसका सापेक्ष कहता है प्रथम कोटि, क्या कहता है, प्रथम, और B के सापेक्ष क्या कहता है, द्वितीय कोटि, है ना। A का कितने सापेक्ष है, प्रथम कोटि है, और B के कितने हैं, द्वितीय कोटि है। तो बल गतिकी को दर्शाता है, A जो है वो प्रथम कोटि को दर्शा रहा है मेरे प्यारे भाइयों। ये जो A दर्शा रहा है ये प्रथम कोटि को दर्शा रहा है, और जो B दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, द्वितीय कोटि को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि R बराबर A पर पावर क्या दर्शा रहा है, 1, और B पर पावर क्या दर्शा रहा है, 2। क्योंकि 1 कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे प्रथम कहा है। B क्यों, B पे पावर 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 कहा है। अब देखो कोटि बल गतिकी दर्शाता है, तो वेग समीकरण लिखा जा सकता है। तो यही तो वेग समीकरण लिखेंगे भाई कि A पर पावर क्या लिखेंगे, 1, और B पर पावर क्या लिखेंगे, 2। क्लियर है। तो ऐसा कहां पे है, ऐसा C नंबर में है, ऐसा कहां पे है, C नंबर में। क्लियर हो आप लोग। चलो इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, घर में बैठ के पढ़ो भाई, हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए।
चलो लाइक बटन तो कम से कम दबा दो और शेयर करो भाई। चलो यहाँ तक लिखो, ऐसे देखेंगे, ध्यान से देखना है हम लोगों को कि भाई 9 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 रिलेटेड क्वेश्चन है, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट दिया है, ये रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसके लिए हमको माइनस डेल ए और डी टी के किसके समान है इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग आर बराबर निकालेंगे। ध्यान से देखना है, सॉल्व 10 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। यहां तक दिख रहा है भाई, देखना जरा सा, यहां तक दिख रहा है टेक्निकल टीम, हेलो, यहां तक दिख रहा है? चलिए ध्यान से देखना है। 10 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे है ए, है ना, फिर है यहाँ पे बी, इससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बना है ना भाई, कोई ना कोई प्रोडक्ट बना है, हमको यहाँ पे आर बराबर समझिएगा, है ना। तो हम आपको बताए थे कि माइनस रिएक्टेंट माइनस क्या भाई, ये कॉफिशिएंट है, ये क्या है, गुणांक है, और गुणांक क्या होता है, बटे में चेंज होता है, तो -1/a है ना, डी ए बटे डी टी। क्लियर हो। अब यहाँ पे बराबर, फिर ये क्या है रिएक्टेंट, ये -1/b है ना, इंटू, यहाँ पे नहीं लिखो को बात नहीं, इंटू ही कहलाएगा ये, डी, और यहाँ पे हो गया b, और बटे यहाँ पे क्या हो गया dt। हमको सिर्फ इसके बराबर निकालना है ना। तो भाई अब देखना कि ये हो गया d a बटे dt बराबर क्या हो गया, माइनस है ना, माइनस। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है 1/b, ये a क्या है, भागा में है, तो यहाँ ऊपर चल जाएगा गुना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया db, और यहाँ पे क्या हो गया dt। इसको सॉल्व करोगे, -a/, क्या हो गया b, है ना, d कंसंट्रेशन b बटे dt। ये किसका वैल्यू आया कि -da बटे dt का। समझ में आया? ऐसा कहां पे है बता दो, ऐसा है कहीं पे है भाई, बताओ। यहाँ पे है ना, यहाँ पे माइनस लग रहा है, छूट गया है, तो ये इसका वैल्यू यही आएगा, और आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर होगा। क्लियर? समझ में आया आपको? समझ में आ गया है तो आप भाई लाइक बटन दबा दो। देख लो यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग 11 नंबर को। किसको सॉल्व करते हैं? 11 नंबर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखना, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान लगा के देखना है क्वेश्चन को स्किप मत करना भाई। बहुत मेहनत से लिखते हैं, आप लोगों को लगता है ना कि मेहनत नहीं होती है, बहुत मेहनत होती है। चलो देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट से कोई ना कोई प्रोडक्ट बना है, सेम सवाल है, एकदम सेम है, और हमको पूछा है कि डेल बी बटे डेल टी किसके बराबर है। चलो देखते हैं, 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। ये हम लोगों को रिएक्टेंट है, क्या है ये, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है 2b, क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो भाई R बराबर क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस होता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 डेल A बटे डेल टी। याद आ रहा है? वीडियो नंबर 1 देखना है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना। और ये प्रोडक्ट क्या होगा कि +1/2 d, और यहाँ पे क्या हो गया b बटे dt। समझ में आ रहा है? हमको पूछा क्या है, क्या पूछा है, इसके बराबर पूछा है। तो भाई ये बता दो क्या हो गया, ये है ना, तो क्या हो गया कि माइनस, क्या हो जाएगा -2/3। भाई ये भागा में इधर गुना में आ जाएगा ना, 2/3 d a बटे क्या हो जाएगा dt। ये किसके बराबर होगा, +db बराबर dt। समझ में आया? ऐसा कहां पे, ऐसा कौन सा है, नंबर बी। आंसर कौन सा होगा बच्चों, बी नंबर होगा। आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। क्या है आंसर, -2/3 इंटू डेल कंसंट्रेशन A बटे डेल टी। क्लियर हो?
क्लियर हो? बस आप लोगों को रेट सीखना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सीखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का भी वही घटना है, क्वेश्चन नंबर 12 का भी वही घटना है। चलो देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये दिया हुआ है हम लोगों को कि H2 प्लस I2 जब हाइड्रोजन गैस आयोडाइड से संपर्क करता है तो 2 यूनिट हाइड्रोजन आयोडाइड बना। क्लियर? तो हमको यहाँ पे R बराबर निकालने दो, क्योंकि वही है रेट। तो R बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस डेल क्या हो जाएगा H2 और बटे डेल T। भाइयों यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट नहीं है, बटे में नहीं होगा, घबराना मत। इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा डेल और क्या हो जाएगा I2 बटे डेल T इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू ये कॉफिशिएंट है ना, तो प्लस 1/2 यहाँ पे क्या हो गया D और यहाँ पे हो गया HI और बटे यहाँ पे क्या हो गया डेल T। जहां भी ऐसा रहेगा वो वाला आंसर होगा। चलो देखते हैं कि माइनस डी H2 बटे dt इक्वल टू माइनस डी I2 बटे dt। यहाँ पे कॉफिशिएंट नहीं है और यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये तो नहीं होगा। चलो इसको चेक करते हैं कि माइनस डी H2 बटे dt इक्वल टू माइनस डी I2 बटे dt इक्वल टू प्लस 1/2 डी HI बटे dt मिल रहा है, यानी कि आंसर नंबर बी होगा। दोस्तों आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है, तो चलो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फैला दो पूरे YouTube पर, धमाल मचा दो, है ना। चलो यहां तक लिखो। ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 को गौर से देखिएगा आप लोग, है ना, कि अभिक्रिया A प्लस 2B से कोई प्रोडक्ट C बना है के लिए वेग मतलब R बराबर हमको दिया है A इंटू B पर पावर 2 भाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि आपको हम समझाए थे कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं कि दर नियम समीकरण में, किसमें, दर नियम समीकरण में रिएक्टेंट का जो भी सांद्रण होगा उसका जो घात होगा, घात के जो पद होगा, वो घात को जब हम उसका योगफल करते हैं, किसके, जब दर का, जब सांद्रण के घात, किसका घात, सांद्रण के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो कि R बराबर दिया है A पर पावर 1 और B पर पावर 2। हमने क्या कहा कि सांद्रण के, किसके, सांद्रण के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इसका कितना घात है 1 और इसका कितना घात है 2, 2 1 3, तो कौन सा कोटि होगा 3 नंबर। समझ में तो हम उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। अब याद करो भाई कि जब हम लोग जीरो ऑर्डर पढ़ रहे थे, सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे थे, थर्ड ऑर्डर पढ़ रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे, तो हम जब आपको जीरो ऑर्डर पढ़ा रहे थे कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर सांद्रण पद पर निर्भर नहीं करता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर सांद्रण पद पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोले थे, शून्य कोटि अभिक्रिया। और शून्य कोटि अभिक्रिया में जब हम आपको एग्जाम्पल लिखा रहे थे तो यही वाला एग्जाम्पल लिखाए थे कि जब हाइड्रोजन गैस की प्रतिक्रिया क्लोरीन गैस की होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और ये किसकी है, इसका आंसर होगा शून्य कोटि। क्या होगा, शून्य कोटि। कौन सा होगा, शून्य कोटि। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब देखो ध्यान से देखना, फिर से वही बात कि किसी अभिक्रिया का वेग, कोई अभिक्रिया है उसका वेग दिया हो, चलो ध्यान से देखना, फिर से यही बात है। R बराबर क्या दिया हुआ कि K A पर पावर 2 और B पर पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता
है ना। जैसे यहाँ पे वेग दिया है कि कांस्टेंट के a पर पावर 2 इंटू बी पर पावर 1, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। भाई अभी तुरंत हम यहाँ पे समझाएं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होता है कि सांद्रण के, किसके, सांद्रण के घातों के योगफल को, है ना, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो भाई इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है 1, तो कौन सा ऑर्डर होगा बोल दो कमेंट बॉक्स में जल्दी से, है ना। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा 3। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भाई। चलो अब देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 16 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम आपको समझाए भी होंगे, मुझे उम्मीद है ना, कि पूरे अच्छे तरीके से समझाए होंगे आपको। समझिएगा कि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक यानी कि के, है ना, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर मतलब आर, नहीं आर के इकाई मतलब के की इकाई और आर की इकाई क्या है, समान है, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अभिक्रिया की कोटि है। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान लगा के भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस समझना है कि एक अभिक्रिया का वेग दिया है, वेग स्थिरांक की इकाई, मतलब कि वेग स्थिरांक का मतलब k का इकाई कहता है कि कोई अभिक्रिया है और उसका k का इकाई और r का इकाई दोनों क्या हो जाता है, समान हो जाता है। तो अभिक्रिया कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना कि भाई कि r बराबर k पर पावर जब हम 0 लेते हैं, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया, जब हम शून्य कोटि अभिक्रिया लेते हैं तो भाई r बराबर हमको यहाँ पे k, और चूंकि a पर पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 और इसका वैल्यू क्या है 1, यानी r बराबर k, r बराबर k मतलब जो इसका इकाई k का होगा वही r का होगा। कब होगा, क्या होगा, 0 ऑर्डर, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया में, किसमें, शून्य कोटि अभिक्रिया में R बराबर K होता है, मतलब जो रेट होता है वही रेट कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गए, क्लियर हो गए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और पूरे YouTube में धमाल मचा दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए 16 तक और आगे चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग लिखिए, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 से देखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि एक प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया 30 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। भाई देखो, हमको यहाँ पे के पूछा है, क्या पूछा है, के पूछा, कोई बात नहीं, 30 मिनट में 50% पूर्ण होता है ना, कितना परसेंट, 50% पूर्ण होता है ना, प्रथम कोटि में। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से समझिएगा। के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, ये तो आप जान रहे हो कि 2.303 बाई टी का कितना है 30 मिनट है ना, लॉग 100 माइनस 50 भाई 100 है तभी तो पूरा 30 है ना, 2.303 बाय 30 लॉग कितना हो गया, लॉग 100 बाय 50, यानी लॉग क्या हो गया 2.303 बाय 30 इंटू लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। क्लियर हो, तो भाई जब यहाँ पे इसको गुना करोगे तो 0.693 और बाय क्या हो गया 30, है ना। चलो अब समझाते हैं। अब देखो यहाँ पे कि 693 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, अब बटा यहाँ पे 30 लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाएं, तो जब इसको आप भाग दोगे तो 30 दूनी 60 है ना, और 30 तिया 90,
30 तिया 90, ठीक है, 30 तिया क्या हो जाएगा 90, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो गया इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। लेकिन ऐसा आंसर हमको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। एक जगह मिला हमको, लेकिन 10 टू दी पावर यहाँ पे 3 नहीं होकर के 2 है। तो भाई क्या परेशानी है कि 2.3 है ना, तो यहाँ पे एक पावर घट गया। कैसे, अब देखो यहाँ पे भाई इसको हटाओ तो फिर से यहाँ पे आएगा 3 हो जाएगा ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं 2.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 है ना, मिनट इनवर्स। क्लियर हो, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की मात्रक। प्रथम कोटि, कौन सा कोटि, प्रथम कोटि। चलो इसको समझ गए आप लोग, इसको घर में बैठ करके भाई आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा आपको सवाल वहां पे है ना न्यूमेरिकल वाला वीडियोस में आपको बताए हैं, समझिएगा, ध्यान से देखना है। हमको यहाँ पे पूछा है कि प्रथम कोटि, क्या पूछा है, प्रथम कोटि। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि R बराबर K और A पर पावर क्या जानते हैं 1, यही तो है प्रथम कोटि का अभिक्रिया, है ना। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसीलिए K बराबर क्या हो गया R बटे A। R क्या है सर, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। A क्या है, A तो सांद्रण है, और सांद्रण का यूनिट क्या होता है मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स क्या बचा, K बराबर बचा सेकंड इनवर्स। ये किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स। बोलो क्या समस्या है, बता दो भाई क्या समस्या, कोई समस्या हो ही नहीं सकता, है ना। चलो अब सवाल नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर यानी कि 19, कितना 19 नंबर सवाल को बनाते हैं। ध्यान से देखना कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन यानी टी हाफ, ध्यान से देखना कि हमको यहाँ पे टी हाफ बराबर दिया है 1386 सेकेंड, ठीक है। कि किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन हमको 1386 सेकेंड दिया है। इसके विशिष्ट गति का स्थिरांक का मान होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप जानते हो, क्या जानते हो कि टी हाफ बराबर आप जानते हो 0.693 और बाय आप क्या जानते हो के। इसलिए के बराबर क्या हो गया 0.693 और बराबर यहाँ पे क्या हो गया टी हाफ। और आपको यहाँ पे टी हाफ का वैल्यू दिया है, क्या दिया है, टी हाफ का वैल्यू दिया है। तो जब टी हाफ का वैल्यू यानी कि आपको अब यहाँ ऊपर बनाते हैं ज्यादा समझ में आएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। चलो ऊपर बनाते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे हमको, यानी कि हम जानते हैं क्या कि टी हाफ बराबर जानते हैं 0.693 बाय के। इसीलिए के बराबर आप क्या पढ़े हो 0.693 और बाय क्या हो गया टी हाफ, है ना। टी हाफ का वैल्यू आपको दिया है, टी हाफ का ही तो वैल्यू है अर्ध जीवन काल, तो 0.693 बाय 1386 है कि नहीं। चलो इसको हटाते हैं, 693 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। भाई यहाँ पे करके दिखा देते हैं, बहुत सारा बच्चा होगा कि समझ नहीं रहे सर, यहाँ पे वीडियो समझ में नहीं आया। 1386 इंटू, भाई इसको हटाओगे तो 10 की घात 3 होगा, तो भाई 693 गुना 10 की घात माइनस 3 और यहाँ पे क्या हो गया 1386। जब इसको आप भाग दोगे तो यहाँ पे होगा 0.5, क्या होगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ओके, ये जहां पर होगा सेकेंड इनवर्स, ठीक है। देखो कौन से यहाँ पे मान है, कहाँ पे ऐसा मान है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है आप लोग, क्लियर है। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फिर अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे 20 क्वेश्चन का, यानी 40 क्वेश्चन लगभग हम कराएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ बात हम पहले आपको बताए थे कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन जो काल होता है वो स्वतंत्र होता है। जैसे आपको शून्य कोटि अभिक्रिया को समझाते हैं, पहले
शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध जीवन को समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा कि हम आपको बोले थे कि शून्य कोटि का जो अभिक्रिया है, ध्यान से देखिएगा, आप क्या निकाले थे कि टी हाफ बराबर जो निकाले थे ए बराबर 2 के निकाले थे, है ना। यानी कि ये जो टी हाफ है ये समानुपाती क्या था, ए समानुपाती था, मतलब कि ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता था। लेकिन हमारा जो फर्स्ट अभिक्रिया है, प्रथम कोटि का जो अर्ध जीवन होता है वो ए पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता का वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी इसका क्या होगा, आंसर नंबर सी। तो भाइयों आप लोग सभी अच्छे से एकदम एक जैसे हम आपको समझाए हैं कि एक अलग कॉपी ऑब्जेक्टिव का बनाना है, तो आप कॉपी को बनाइए, सारा क्वेश्चन को लिखिए और फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।